नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वो किसान जो 13 महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, वो किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया, वो किसान जो पीएम मोदी की बातों पर भरोसा करके अपने घरों को वापस लौट गए। किसानों से वादा किया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उनकी मांगे अगर वाजिब लगी तो मांग मानी जाएंगी। लेकिन तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उन मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मतलब जिन वादों पर किसान अपने घर लौटे, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। इसीलिए अब फिर से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर परेड निकालने का और 16 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों को कमजोर करने का काम कर रही है और एक भी मांग मानी नहीं जा रही है। लगातार किसानों का पतन किया जा रहा है। इसीलिए वो 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और देश का किसान 16 फरवरी को भारत बंद के साथ साथ खेती किसानी के सभी कामों को एक दिन नहीं करेगा। इसके अलावा कई किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली जाने का भी ऐलान किया है और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन मांगों को लेकर हम किसान आंदोलन कर रहे थे, जिन मांगों पर मोदी सरकार ने विचार करने को कहा था और हमसे आंदोलन वापस लेने को कहा था, जिन मांगों पर हम घर वापस लौट भी गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक उन वो जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई है, चाहे वो एमएसपी की गारंटी हो, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी की गारंटी हो, चाहे वो जो किसान मारे गए थे उनके परिजनों को नौकरी देने की बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो किसान संगठन है वो फिर से अब सड़कों पर उतरने की उनकी तैयारी है। तो क्या कुछ होगा आगे और किसान किस तरह की रणनीति बनाएंगे और क्या फिर से मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और क्या चुनाव से ठीक पहले किसानों के इस तरह के ऐलान से मोदी सरकार फिर से डर जाएगी? इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर पहले राकेश टिकैत का बयान सुनवा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। किस तरह की तैयारी भारतीय किसान यूनियन की है? देखो, ये संयुक्त मोर्चे की कॉल है और 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड जो हमारा टैंक है किसानों का, अपने ब्लॉक स्तर पे लेकर जाए। वहाँ पर बैठे 10-11 बजे के आसपास से और 2 बजे तक वहाँ पर रहे, अपनी मीटिंग चलावे और निकालना शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग जाए। ये तो यूपी के अलावा और कहाँ का? नहीं, ये सब जगह रहेगा, पूरे देश भर में है। ये तो देश का ट्रैक्टर तो दुनिया में किसानों का सिंबल बन गया। आप जर्मनी में, बर्लिन में देखो, आप फ्रांस में देखो, तो ट्रैक्टर अब किसान, दुनिया का किसान ट्रैक्टर लेकर निकल गया। अब तो चलेगा और ये ट्रैक्टर एक किसानों की ताकत बनकर पूरी दुनिया में सामने आएगी। जो सरकारें विरोध में काम करेगी किसानों के, तो उसका मुकाबला ट्रैक्टर से होगा। हमारा 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत सी यूनियन उसमें है, संयुक्त किसान मोर्चा है और उस दिन किसान भी अपने खेत में एक दिन ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी हम अमावस्या जब होती थी तो एक दिन खेत में काम नहीं करते थे। तो 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या ही है, उस पर काम ना करें। एग्रीकल्चर हड़ताल इसमें रखा तो एक उससे देश में बड़ा मैसेज जाएगा। और हमारे दुकानदारों से भी अपील है, हमारे किसानों से भी अपील है, उस दिन शहर में ना आए, खरीदारी ना करें। और दुकानों से भी अपील है कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखें किसानों के समर्थन में, एक दिन किसान और मजदूर के नाम। क्या मुख्य मांगे रहेंगी उसके अंदर? क्या मुख्य तो एमएसपी गारंटी कानून का है, जो और बहुत से सवाल है, बेरोजगारी है, नौकरियां हैं, अग्निवीर हैं, तो ये सारे जो सवाल है ये उसमें रहेंगे। पेंशन का मामला है, जिन लोगों की नौकरी जा रही, रिटायर हो रहे हैं, तो पेंशन का भी देश में बड़ा इशू है। तो इसमें क्या भारत बंद रहेगा या केवल भारत बंद का हमारा है।
तो सर ये राकेश टिकैत ने भारत बंद का आह्वान किया है तो और आखिर क्या लगता है कि आखिर सरकार ने किसानों के साथ धोखा क्यों किया? क्यों उनकी मांगे नहीं मानी गई? देखिए, धोखा तो इसलिए किया, धोखा देने की उसको आदत पड़ गई है। देखिए, पहले बिना सोचे समझे कोई कानून ले आते हैं, बिना किसी से राय मशवरा करे हुए कानून ले आते हैं और अपोजिशन को संसद से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको उनके भक्त उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और जब 13 महीने किसानों को तड़पा लेते हैं और 2 दिन ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स और जो भी चालक हैं, वाहन चालक हैं, उनको बिल्कुल एक प्रकार से शौक लगता है कि हमारे साथ क्या अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। 15-20 हजार कमाने वाला आदमी अगर 10 लाख और 7 लाख के दंड और 10 साल की जेल की बात सुनता है, वो सारी ट्रांसपोर्टर्स हमने स्ट्राइक कर देते हैं और सरकार उसके बाद कहती है नहीं नहीं ये कानून हम लोग जो है होल्ड पे डाल देते हैं। और जब होल्ड पे डालते हैं तो भी भक्तगण कहते हैं कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और जो 13 महीने के बाद 750 किसानों की शहादत लेने के बाद फिर सरकार कहती है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और फिर भक्त कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक से जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। निधि जी, आप तो जानती हैं आज के तारीख में राममय इन्होंने वातावरण बना दिया है देश का। भगवान श्री राम की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छा गुण है, वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपनी प्रजा के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले भगवान श्री राम और हमारा सनातन धर्म, उसमें राजा के रूप में जिनका हम मान सम्मान करते हैं, उस शासक जिसको हमने चुना है, लोकतांत्रिक ढंग से चुना है, इन अन्नदाताओं ने चुना है, उन बच्चों ने चुना है जो सुबह 4 बजे उठकर 3 घंटे तक दौड़ लगाते हैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए और सेना में नौकरी करने के लिए। हर जगह धोखा हुआ है। बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं सड़क पे भटक रहे हैं, माता पिता कलप रहे हैं और कभी कभी गुस्से में आके अपने बच्चों का भी अपमान कर देते, नहीं जानते बच्चा बेचारा क्या करे। जैसे चुनाव आता है 2-4 लाख नौकरियों का विज्ञापन कर देते हैं, उसके 1 साल के बाद फॉर्म भरते हैं, 5-5, 7-7 हजार रुपए लोग फीस जमा कर देते हैं, दूर दूर से जाते हैं, एग्जाम होता है और वो या तो पेपर लीक हो जाता है या उसके बाद कोई कोर्ट से जाके स्टे ले लेता है, नौकरियां बच्चों को नहीं मिलती। हर जगह विश्वासघात हो रहा है जनता के साथ। अब लोकतंत्र में जनता को यह समझना चाहिए कि जनता ठीक है, भगवान श्री राम और भगवान राममय और आप महादेव की पूजा करें, आप राम की पूजा करें, भगवान की पूजा करें। मैंने तो किसानों को ये भी, जब आप देखती होंगी, जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है सबसे पहले मत्था टेकता है, भगवान की तरह प्रणाम करता है अपनी दुकानदार को कि जो दुकान है वो उसका रोजगार है, वो उसके घर को रोजी रोटी देता है। किसान जो है उसके जो हल हैं, उसके जो औजार हैं, कृषि यंत्र हैं, वो उसके लिए भगवान है। उसमें स्वास्थ्य का चिन्ह बनाता है, उसमें पूजा पाठ करता है उसको अपने, क्योंकि वो उसका रोजगार का भगवान है। अगर आप उसमें तो जीएसटी लगा देंगे जो उसके भगवान के रोजगार का, भगवान का रूप है उसके लिए, और उसका पेट नहीं भरा होगा, उसका बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी भी उसको नहीं मिल रही है। अस्पताल आपने वो कर दिए प्राइवेटाइज, आपने जो स्कूल थे वो प्राइवेटाइज कर दिए, यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ा दी, 3-3, 4-4 गुने बढ़ा दी, उसकी एमएसपी आपने फिक्स नहीं की जो आपने 2 साल पहले वादा किया था। जो मिश्रा जी ने, जिन्होंने, जिनके बेटे ने जीप से किसानों को, अन्नदाताओं को कुचला था, वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं। तो अन्नदाताओं के साथ धोखा किया, अग्निवीरों के साथ धोखा किया, सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा किया। कौन सा ऐसा वर्ग है, नारियों के साथ धोखा किया। मध्य प्रदेश के अंदर कह दिया कि हम लाडली बहन योजना 2 महीने पहले ले आए, अब कह रहे हैं 60 साल के ऊपर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। 450 का सिलेंडर अभी मिलना शुरू नहीं हुआ। 3100 में धान खरीदना 3200 में शुरू नहीं हुआ। हर जगह तो इनका विश्वासघात हो रहा है। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपने वचन के पक्के थे, उनको अपने अनुयायी कहते हैं, अपने को सनातनी कहते हैं, और अपने देश की जनता जिन्होंने इनको चुना है उनको धोखा देते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनका रोड मैप क्या है। अरे भैया, अगर सब कुछ तुम्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देना है, उनके 15-20 लाख करोड़ के ऋण माफ कर देने हैं, किसानों के ऋण माफ करने में अर्थव्यवस्था के, तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना समझ में आता है, इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ने लगते हो, और अमीर आदमी को देने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। ऐसी तुम जो है सारी व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हो। शंकराचार्यों को जो बुलाया गया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में,
उनसे कहा गया था एक अपने साथ आदमी लेके आइएगा, एक, और मुकेश अंबानी अपने साथ 8 आदमी लेके गए हैं, उनके परिवार के 8 आदमी गए। तो क्या धार्मिक कार्यक्रम में शंकराचार्य बड़े हैं या मुकेश अंबानी बड़े हैं, आप बताइए। और वहां पे जाके कंगना रनौत, वो पता चला वो बागेश्वर धाम उनको बड़े प्रेम से देख रहे हैं। अरे भैया, वो भगवान का, श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पे भगवान की तरफ देखिए। अच्छा, भगवान की जितनी फोटो आ रही हैं, भगवान कम दिख रहे हैं और महाराज ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने ही भगवान का रूप धरा हुआ है। मुझे तो लग रहा है किसी दिन धनुष बाण लेके ना वो प्रकट हो जाए लोकसभा के अंदर और कहे कि मैं ही श्री राम हूं और श्री कृष्ण और राम की पूजा मत करो, मेरी करो, मैं विष्णु का अवतार हूं। मुझे अचंभा नहीं होगा अगर किसी दिन ऐसा हो गया तो। बिल्कुल ठीक कहा था सर आपने, लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि वो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो क्या लग रहा है कि दोगुनी हुई या फिर और भी ज्यादा घट गई है? नहीं, हो सकता है कि अडानी और अंबानी साहब के कुछ फार्मिंग हो तो उन्होंने कहा हो कि मैं अपने मित्र किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। अब जनता अगर समझ ले, सारे छोटे किसान बेचारे एक एक दो दो बीघे वाले, क्योंकि किसानों से, अन्नदाताओं से बात कीजिए, वो कहता है इनपुट कॉस्ट तो दुगनी हो गई, आउटपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी। अब आप सोचिए, निधि खुद सोचिए, आप एमएसपी का कैलकुलेशन कीजिए जब से ये लोग आए हैं। अब गन्ने का दाम बढ़ाया 20 रुपए, कितने परसेंट है? हार्डली 3-4%। एमएसपी के दाम बढ़ाते हैं 4-5%, और इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है 6%। अब आप सोचिए, अगर आपकी तनख्वाह या सरकारी एम्प्लॉय की तनख्वाह अगर इन्फ्लेशन 6% है, तो 6% से ज्यादा तनख्वाह बढ़ेगी तभी तो एडिशनल इनकम जनरेट होगी। इन्फ्लेशन है जनरल 6% और एमएसपी बढ़ाते हो 4% से, तो मानी बात है किसान गरीब होता चला जा रहा है। तो ये जुमलेबाजी अगर मेरी देश की जनता को समझ में नहीं आती, मुझे तो समझ में आती है भैया, मेरे तो बाल सफेद हो गए इस तरह की जुमलेबाजी सुनते सुनते। तो मैं तो ये कहता हूं, जुमलेबाजियों में मत पड़ो, भगवान श्री राम के अपने घर में पूजा करो, मैया सीता को स्थापित करो, पूरे राम परिवार की पूजा करो, कि भगवान श्री राम की मत करो, हनुमान जी की लेकिन करो। सर एमएसपी को लेकर जो लगातार बातें होती है, एमएसपी को लेकर ही तो किसान आंदोलन भी हुआ और उसके बाद कई सारे महापंचायत भी लगातार देखने को मिलती है। तो आखिर एमएसपी के रेट क्यों नहीं तय हो पा रहे हैं? नहीं नहीं, एमएसपी के रेट तो तय होते हैं, एमएसपी के रेट तय होते हैं, लेकिन होता क्या है, गेहूं धान के माली जो हो गए, अब पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के कुछ लोगों ने धान गेहूं बेच लिया, बाकी बिहार के लोगों को कोई एमएसपी, साउथ के। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा निधि यह है कि जो एमएसपी डिसाइड करें उसमें भावांतर दें। भावांतर का मतलब, अगर आपने कहा कि 3,000 रुपए में धान खरीदेंगे और मार्केट कंडीशन ऐसी रही कि मैंने 2500 में मुझे बेचना पड़ा, मैं पर्ची लेके जाऊंगा सरकारी डिपार्टमेंट के पास, कहूंगा भैया 3,000 का एमएसपी है, 2500 में बेचा, 500 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। भाई, अगर देश की 70% जनसंख्या की आमदनी बढ़ जाए, इंडस्ट्रीज तो अपने आप चलने लगेंगी। क्योंकि आप देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो जीडीपी बढ़ती है, जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी तो वरना क्या हो रहा है, देश के अंदर जो 3-4% मिडिल क्लास हैं, 1-2% अमीर लोग हैं, वही 7-8 करोड़ हैं। वही खरीद खरीद के कार खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं, और फिर लोग दिखाते हैं, देखिए इतनी कार बिक गई, उतने टेलीफोन बिक गए। अरे 4-5 करोड़ जनता कम थोड़ी होती है, 4-5 करोड़ लोग खरीदेंगे तो कितना चीज खरीद लेंगे। असली मुद्दा यह है, देश का जो सबसे गरीब आदमी है, जो ठेला चलाने वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो 3 व्हीलर चलाने वाला है, जो ट्रक ड्राइवर है बेचारा। अरे, जो राहुल गांधी गए कनाडा में और वहां पे उन्होंने दिखाया ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ क्या है, $10,000 कमाता है वहां का ड्राइवर, एसी गाड़ी में चलता है और उसकी कोठियां होती है वहां के ड्राइवर की। हमारे बेचारे ड्राइवर के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, 15,000 तनख्वाह मिलती है, लद्दड़ पद्दड़ ट्रक में बेचारा अपना पसीना बहाता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। उन्हें देख के कम से कम नितिन गडकरी को कहना पड़ा कि नहीं, यहाँ भी एसी केबिन्स होंगे जिसमें ड्राइवर ट्रेवल करेंगे। अरे, कम से कम देश की गरीब जनता के बारे में कुछ सोच लो यार, ये अमीर लोग तो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आखिर क्या लगता है कि किसान इस देश में कब तक बेहाल रहेगा? क्योंकि कई सालों से ये मांगे चलती आ रही हैं और कहा जा रहा था कि किसान तो जैसा कि कह ही रहे थे मोदी जी की किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उन्हें और ज्यादा, उन्हें अमीर बना देंगे और अब किसान जो है वो गरीब नहीं रह जाएगा। लेकिन इस तरह का कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आंदोलन अगर होगा तो क्या मोदी सरकार झुकने पर मजबूर होगी और उनकी मांगे मानी जाएंगी? फिर एक जुमला दे देंगे,
फिर जुमला दे देंगे 2024 में चुनाव जिता दो, मैं तुम्हारी 4 गुनी आमदनी कर दूंगा। अगर ये तो जनता के जो उसका वो है विवेक है, उस पर डिपेंड करता है कि मानता है कि नहीं मानता है। अगर जुमलेबाजी में आ जाता है तो वो भुगतेगा, मेरे को क्या अंतर पड़ रहा है, मेरे ना खेत है ना मेरे पास तो 15-20 गमले हैं, उसमें अपने पौधे उगाता हूं, मेरी तो फसल भी कोई नहीं है, एमएसपी मुझे क्या परेशानी है। लेकिन मैं इस बात से व्यथित हूं जो देश के लिए पसीना बहाने वाला गरीब आदमी है। अब आप सब्जी वालों से बात कीजिए, फल वालों से बात कीजिए, धंधा चल नहीं रहा, सब अंबानी साहब और अडानी साहब बेच रहे हैं। बड़े बड़े स्टोर खुल गए हर 200-200 मीटर पर। छोटी दुकानदार वाले जो हैं बेचारे, वो ग्राहक का बांह जोड़ते हैं। आप दोपहर में चले जाइए, सब बेचारे अपनी दुकान के पीछे सोफे में सोते रहते हैं, क्योंकि ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक या तो ऑनलाइन मार्केटिंग से खरीद रहा है या मॉल में जाके खरीद रहा है। अच्छा, बोल कोई नहीं पा रहा है। अरे भैया, अपने अधिकारों के बारे में अगर तुम सचेत नहीं हो, और अगर छात्र सचेत नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू में पूछिए, बच्चों की वो जो है फीस 3 गुनी बढ़ा दी। अब गरीब घर का आदमी, बच्चा बेचारा, गरीब माँ बाप ने कोशिश करके उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू में पढ़ने के लिए भेजा है, वो बेचारा वैसे ही 3-4 हजार रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, 10,000 कहां से अफोर्ड करेगा। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं इस देश के अंदर। तो अगर गरीब इस बात को नहीं समझता है और उसे कट्टे लहराने में और दूसरे के धर्म स्थल पे जाके हल्ला मचाने में आनंद मिलता है, तो वो जाने, उसका काम जाने। मैं तो एक टीचर हूं, मैं देखिए 21वीं शताब्दी में इस देश को ले जाना चाहता हूं। मैं मरने से पहले चाहता हूं कि मेरे देश के युवा जो हैं वो खुशहाल रहें, गरीब से गरीब। अब इतना बताइए, वो जो मुकेश अंबानी साहब की कोठी है, कोई बता रहा था 56 लाख रुपए पर मंथ का उनका बिजली का बिल आता है। अरे भैया, एक ही बेड में तो सोते होंगे, 2 ही रोटी तो खाते, अमीर हैं तो बहुत ज्यादा रोटी तो खाते नहीं होंगे, एक कार में ट्रेवल करते होंगे। अब 50 कार रखेंगे, 2 फ्लोर कार रखने के लिए होगा, 250 नौकर घर में होंगे, और यहाँ देश की जनता जो है भूखी तड़प रही है, झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, नाले के किनारे रह रही है। अच्छा, नाले के किनारे रहने वालों पे भी दया नहीं आती है, उनके मकान भी बुलडोजर से तोड़ने पहुंच जाते हैं, वो तो हाईकोर्ट स्टे दे देता है। तो गरीबों की आपको चिंता नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई बड़े पैसे वाला कर ले तो कोर्ट में 10 साल केस चलता है, और एक गरीब आदमी बेचारा कहीं कुछ अपना ठेला लगा ले, उसके ठेले को तोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि उसके घर की रोटी कैसे चलेगी, जाड़े में उसको घर के बाहर कर देते हैं। तो ये जो गरीब और अमीर के प्रति सरकार का दोहरापन है और एक ऐसा रवैया है, ये भारत जैसे देश में महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलना होगा। गरीबों की तरफ देख के अपने निर्णय लेने होंगे, और गरीब का पेट भरेगा तो उसको वो एक आशीर्वाद देगा और देश समृद्ध देश बनेगा। और अमीर अगर मोटे होते चले जाएंगे, सारी की संपत्तियां उनको बेच दी जाएंगी। अब अमिताभ बच्चन साहब ने अयोध्या में जमीन खरीदी और यहाँ वो हुआ और वो बेचना शुरू कर दिया। अब 200-400 करोड़ उसी में कमा लेंगे, जैसे राम जन्मभूमि वालों ने कमा लिया। जी। सर, एक यूजर हमारे, उन्होंने कमेंट किया है कि जितने किसानों के पास आज जमीन है वो सब कांग्रेस राज में मिली है, ये सरकार तो जमीन छीन रही है। और सर, कई सारे किसान जो है वो आरोप लगाते हैं कि हमारी जमीनों को ये कॉर्पोरेट को देना चाहती है सरकार। ये क्या, ये इन बातों में कुछ सच्चाई है? नहीं, पूरी सच्चाई है। देखिए, इसमें कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई भ्रम हुई है, तो सब जानते हैं जितनी योजनाएं गरीबों के लिए आई हैं, चाहे वो आपके ये अपना जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो उनके जमाने में आई, और उसमें भी बजट कम कर दिया है, हर जगह बजट कम कर दिया है। अब आप बताइए, किसानों को, जो हमारे देश के ज्यादातर लोग बेचारे, जब उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, आपने अग्निवीर बना के छोड़ दिया, 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर वो खेतों में जाएगा, फिर खेतों में काम करना पड़ेगा उसको, और खेतों में नौकरी है नहीं, बेचारे उसी में लगे रहते हैं सबके सब। एवरेज आमदनी कितनी है? 2500-2700 रुपए की एवरेज आमदनी है बेचारे गरीब आदमी की। अच्छा, गाय भैंस पाल लेते थे, थोड़ा दूध बेच के कमा लेते थे। अब कोई गाय अगर नेचुरल वे में भी अगर उसकी मृत्यु हो जाए, उसको गौ हत्या में पकड़ के ले जाके उसका घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। और गौ मांस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसी सरकार के जमाने में बढ़ा है। पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा गौ मांस का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और गौ सब प्रेमी भी हैं, और किसी को भी पकड़ के वसूली कर लेते हैं। अब ये तो अच्छा है कि मेरा तो फ्लैट है, तो मेरे पास तो गाय वाय रखने की जगह नहीं है। अगर गाय रखी होती और कहीं, और मैं इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल में आके बोलता बेचारी गाय को कुछ होता तो मुझे को पकड़ लेते कि आपने गाय को मार दिया, तो मेरे पास तो गाय वाय। अब लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया है,
और सारी सड़कें बेचारी वही अपना प्लास्टिक खाती घूम रही हैं, भूखी घूम रही हैं, साड़ घूम रहे हैं सड़कों पे। वो कार और बसें कम है, गाय और साड़ ज्यादा हैं। तो लोग तो कहने लगे हैं ये राजनीतिज्ञ सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं, वो साड़ है बेसिकली। सर हमारे एक दर्शक है वो कमेंट कर रहे हैं कि किसान कभी इनकी किसान निधि का पैसा नहीं चाहता, सरकार से सही से किसान का हक दे, उसके हक के पैसे दे, उसकी उपज के पैसे दे, बस किसान को और कुछ नहीं चाहिए, बस मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ जुमला मिलेगा। ये बिल्कुल उमाशंकर जी ठीक कह रहे हैं। अरे उमाशंकर जी, अपने दोस्तों को, अपने किसानों को, अपने भाइयों को समझाइए। क्यों नहीं समझते लोग? अपना भला क्यों नहीं समझते? अगर मैं तो चलिए किसान नहीं हूं, मैं जो टीचर हूं, मैं अगर किसान होता तो मैं जुमलों पे आता क्या? तो जनता क्यों नहीं समझती? बच्चे क्यों नहीं समझते? जवान क्यों नहीं समझते? हम तो जब जवान थे हम इंदिरा जी के खिलाफ लड़े। हमको अब अगर 50 साल पहले हम लोगों में इतनी जागृति थी, आज के बच्चे तो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनको अपना भला बुरा क्यों नहीं समझ में आता? वो कहां हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। 21वीं शताब्दी में चले गया है विश्व। चाइना ने, निधि जी, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना ली है। 1000 किलोमीटर। हम धरती के अंदर घुसे चले जा रहे हैं कि उसके अंदर बुद्ध मंदिर है कि मस्जिद है, और टीपू सुल्तान ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया। घृणा फैला फैला के देश को जो 70-75 साल में कुछ मिला है उसको मटिया मेट कर रहे हैं। एक हमारे सर वो दर्शक है वो लिख रहे हैं कि सर अब पकौड़े का धंधा भी सही नहीं चल रहा है, मेरा पकौड़ा वो जो है तेल में डूबा ही नहीं क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। इस बेटा तरह की ये बताइए, बेरोजगारी। पकौड़े, देखिए अगर हर आदमी पकौड़ा की दुकान खोल लेगा, खाने वाले भी तो चाहिए। अब सोचिए, अब देश में मान लीजिए 2 करोड़ रोजगार की आवश्यकता है। अब 2 करोड़ लोग पकौड़ा अपने घर के बाहर बेचने लगे, और खाने वाले हैं नहीं, क्यों? हर आदमी तो बेचने वाला होगा, तो बिकेगा क्या भाई? इकोनॉमिक सेंस होना चाहिए ना भाई। आपके यहाँ कम से कम 100-200 प्लेट अगर पकौड़ा दिन भर में बिकेगा। अच्छा, गैस भी उसमें महंगी कर दी, कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा कर दिया, तेल भी महंगा कर दिया, बेसन भी महंगा कर दिया, आलू भी महंगा कर दिया, खाने वाले हैं नहीं। तो आप खुद ही पकौड़ा बनाइए, खुद ही खाइए, तो भैया बाकी रॉ मटेरियल के पैसा कहां से लाए? लेकिन सर अगर 13 फरवरी को जैसा कि दिल्ली में अगर किसान जमा हो गए 13 फरवरी से, और क्योंकि कहा जा रहा है कि फरवरी की लास्ट में ही चुनावों की डेट की घोषणा भी हो जाएगी, तो इस सरकार के लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर किसान इकट्ठा हो गए फिर से तो। देखिए, अगर सरकार को यह पता है कि देश की जनता जो है वो धार्मिक मसलों में उसको सब भूल जाती है, और वो सब चीजें उसके बाद उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। देखिए, असली मुद्दा यह, धर्म जो है वो धर्म है, और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है जन कल्याण। लोकतंत्र में देश के लिए जो हमारी देश की जनता है, ये जनता जनार्दन है कि नहीं है? अगर बताइए निधि जी, मेरा बच्चा अगर भूखा है, मेरे घर में मेरा बेटा भूखा है, मान लीजिए मेरी बेटी भूखी है, तो मैं पहले भगवान की पूजा करूंगा या उसके जाके उसके लिए रिक्शा चलाऊंगा या ठेला चलाऊंगा जिससे मेरे बच्चे का पेट भरे? मेरा पहला कर्तव्य क्या है? एक पिता के रूप में मेरा पहला कर्तव्य है अपने बच्चों का पेट भरना, अपनी पत्नी का पेट भरना। अब पत्नी छोड़ दी, जिनके बच्चे नहीं है उनको ये दुख का तो, कष्ट का पता नहीं है। वो तो अपना मस्ती से मशरूम खाते हैं, अपना 15,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और 15 करोड़ की कार में घूमते हैं, 5 ड्रेस रोज बदलते हैं। उनको हम जो गृहस्थ हैं उनके कष्टों का नहीं पता है। तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त जो है वो तो गृहस्थ है, और जो घर की महिला है, घर की जो नारी है, जो पत्नी है, वो बेचारी किस प्रकार से सुबह 4 बजे उठकर रात को 10 बजे तक अपने परिवार को पालती है। लेकिन अगर उनको खुद ही अपना भला नहीं समझ में आता, मैं तो समझा सकता हूं, समझना तो उनको है, नहीं समझना चाहे तो बाहर में जाए, मैं क्या करूं? जी। सर कुछ यूजर्स हमारे वो आपसे पूछना चाहते हैं कि राकेश टिकैत के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? वो लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं और फिर से वो बिक जाएंगे अगर मोदी सरकार ने उन्हें मना लिया तो। देखिए, ये राकेश टिकैत कोई अकेले, मैं किसी के व्यक्तिगत बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस बार का आंदोलन हर व्यक्ति पे निगाह रखिए, और जो उनके समर्थक हैं वो निगाह रखें, किसी को पलटने न दें। नेता को पलटने, नेता जो है ना वो आपका कोई ऐसा नहीं है कि वो जो कह देगा वो अंतिम वाक्य है।
मेरे को अपना विवेक इतना जागृत करना होगा, एक एक किसान को जागृत करना होगा, चाहे रिकैश टिकैत हो या कोई नेता हो फॉर दैट मैटर, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, मोदी जी हो, कोई नेता हो, आंख मूंद कर मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि भैया जो वादा किया है करके आना, वरना गांव लौट के मत आना, वहीं कहीं निकल लेना जर्मनी या इटली या फ्रांस, और अपने जो राष्ट्रपति मित्र हैं उनको झूला झुलाना या बिरयानी खाना, यहाँ गांव में लौट के मत आना। जो वादा है वो निभाओगे नहीं तो अगली बार नेतागिरी तुम्हारी हम खूंटी पे टांग देंगे। देखिए सीधी सी बात है, नेता को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड फॉर दैट एनी, मैं राकेश टिकैत जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं हर नेता के बारे में कह रहा हूं। ये नेता लोग जो है ना, इनका जो चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। जनता को खुद जागृत होना है, और इन्हीं अन्नदाताओं के साथ जिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और आपको पता ही होगा अग्निवीर के पहले जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए थे, उनकी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले थे, उनका मेडिकल हो गया था, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले थे। विप्रो में हर जगह छटनी हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं, अग्निवीर को परेशान कर रखा है। अरे तो भैया अपने हितों के लिए लोकतांत्रिक ढंग से जो महात्मा गांधी ने समझाया था, लखनऊ में हजारों बच्चे बैठे हुए हैं कितने दिनों से, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप वोट इस आधार पे देंगे कि मेरा कैंडिडेट मेरी जात का है, मेरे धर्म का है, और इन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने मस्जिद बनाई, उन्होंने गुरुद्वारा बनाया। अरे भैया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने वालों को अगर वोट देना है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बनाना है, मान लीजिए, तो मुकेश अंबानी हिंदुस्तान में 1000 मंदिर बनवा दें, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। फिर वो तो बनवा सकते हैं 1000 मंदिर, उनके लिए बनवाना कौन सी बड़ी बात है, अडानी जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। अरे ऐसे वोट होता है क्या? ऋषि सुनक को इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया क्या कि वहां जाके उसने गिरजाघर बनवा दिए? अरे गिरजाघर जो बनवाया उसको गिरजाघर का मैनेजर नियुक्त कर दीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसको बनाइए जो आपको नौकरी दे, आपकी महंगाई कम करे, आपके बच्चों का ध्यान रखे, जुमलेबाजी ना करे, नौटंकी ना करे। हमें नौटंकी करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, वो पहुंच गए थे, अमिताभ बच्चन भी पहुंच गए थे, पता नहीं कौन कौन वहां पहुंच गए थे। वहां संत नहीं पहुंचे थे, शंकराचार्य नहीं पहुंचे थे, जो कार सेवक थे वो नहीं पहुंचे थे, जिन्होंने तपस्या की अपनी जान दी उनके परिवार वाले नहीं पहुंचे थे। वहां कलाकार वो पहुंच गए, बंबई वाले जो गौमांस खाते हैं और दिन रात दारू के नशे में धुत रहते हैं, वो जाके वहां राम भक्त बन गए थे, और हम जैसे असली राम भक्तों को किसी ने बुलाया नहीं। अब कह रहे हैं हम आपको मुफ्त में यात्रा कराएंगे। अरे अखिल स्वामी को मुफ्त में यात्रा करा दो यार, मुझे ले चलो, खाना पीना शुद्ध घी का खिलाना, वोट नहीं दूंगा। वोट इस आधार पे दूंगा, नौकरी दी कि नहीं, महंगाई कम की कि नहीं, हाँ घुमा दोगे घूम लूंगा, और वहां जय श्री राम और जय सियाराम के नारे भी लगा दूंगा। वोट उसको दूंगा जो देश में अपने, जो हमारे 21वीं शताब्दी में देश में ले जाए। मुफ्त यात्रा पता नहीं किसको करा रहे हैं, वो अपने भक्तों को करा देंगे, भक्त वहां जाके फिर दारू वारू ना पीने लगे। मतलब असली मुद्दा यह है कि देश को एक राममय अगर बनाना है तो भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमारे यूजर्स भी इसी तरह की कमेंट कर रहे हैं कि हमें पीएम चाहिए, पुजारी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप चर्चा सुन रहे थे किसानों को लेकर कि किसान फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐलान कर दिया गया है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, और उसके बाद 16 फरवरी को भारत को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।